आज हमारे बच्चों के मन में जो क्वेश्चंस रहते हैं कि वो 10th के बाद उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना उसके लिए उचित रहेगा, किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह किसी और स्ट्रीम में शिक्षा पद्धति का जो सिस्टम है उसके बाद वो अपने शौक या पैशन को फॉलो करते हैं कि मुझे कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है, मुझे विज्ञान के ऊपर माता पिता का दबाव होता है। सोच लेते हैं कि मुझे बायो लेना है या मैथ्स लेना है, लेकिन बच्चे को कॉमर्स दिलवाना है और अगर 80% आए तो अपने को बच्चे को मैथ्स दिलवाना है। नमस्कार, मैं हिमांशु पटेल आपका बायोलॉजी अर्थ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर संदीप तिवारी सर, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में 14 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका खुद ने अपना एक सनावद में इंस्टीट्यूशन भी ओपन किया है जिसका नाम है स्वराज इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए इंदौर की फैकल्टी द्वारा आपको तैयारी करवाता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, आज हमारे बच्चों के मन में जो क्वेश्चंस रहते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए या उन्हें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो इसी के बारे में सर से आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारे एक्सपर्ट का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो सर, आप हमारे बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे वो 10th के बाद उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना उसके लिए उचित रहेगा, वो कैसे इस बारे में पता करेंगे। तो आप हमारे बच्चों को इस बारे में बताइए कुछ। प्रथम तो जब बच्चा 10th क्लास में पास होकर आता है तो जनरली हमारा शिक्षा पद्धति का जो सिस्टम है वो ऐसा है ही नहीं कि हमारा बच्चा कभी ये निर्णय ले पाए या कभी ये जान पाए कि किस क्षेत्र में उसे अपने भविष्य को आगे बढ़ाना है। मतलब हम उसके सामने कभी वो सिचुएशन या कभी उसके पास वो जानकारियाँ नहीं दे पाते हैं जिससे वो डिसाइड कर सके कि मुझे कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है, मुझे विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है, मुझे अपने कॉमर्स के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है। ये थोड़ा सा शिक्षा पद्धति का लेख है हमारे यहाँ। बट क्या होता है कि जब बच्चा 10th क्लास में आता है तो 10th क्लास में आने के बाद उसके सामने केवल 4 ऑप्शन होते हैं। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो या तो मैथ्स लेके इंजीनियर बन जाए और बायो लेके डॉक्टर बन जाए, और अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी पढ़ाई में ऐसा लगता है कि भाई 50-60% या फर्स्ट डिवीज़न ही आ पा रहे हैं तो फिर बच्चे का रुख कॉमर्स की तरफ या आर्ट्स की तरफ होता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी शिक्षा पद्धति को अपग्रेड करना चाहिए ताकि 5वीं और 6वीं क्लास से ही हमें ये पता चल जाए कि बच्चा किस विषय में रुचि ले रहा है। भाई कई बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा कि कई लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं और उसके बाद वो अपने शौक या पैशन को फॉलो करते हैं। तो एक लंबा समय वो अपने भविष्य का केवल पढ़ाई में और उस फील्ड में गुजार देते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर जब वो अपने फील्ड में कुछ बन जाते हैं, भाई मेहनत करने के बाद व्यक्ति तो कुछ बनता ही है। अब मेहनत करने के बाद जब वो अपने फील्ड में कुछ बन जाता है तो फिर वो अपने पैशन या शौक को फॉलो करता है जो अपना भविष्य उसमें वो आगे बढ़ाता है। जबकि अगर हम बच्चे को 5वीं या 6वीं क्लास से ही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न कर दें और हम ये डेवलप करें उसके अंदर कि किस प्रकार से उसको सब जो चीज़ों का चयन करना चाहिए या अपने भविष्य का चयन करना चाहिए, तो जो काम हम एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद करते हैं वही काम हमारा बच्चा जो है वो 8वीं 9वीं 10वीं से स्टार्ट कर सकता है। तो उसके सफलता के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। 10th के बाद जो बच्चे रहते हैं वह किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में बच्चों को किसकी सुनना चाहिए, पेरेंट्स की सुनना चाहिए या अपनी सुनना चाहिए? बेसिकली क्या होता है ना कि जब 10th पास होकर बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर माता पिता का दबाव होता है। आजकल तो स्थितियां बदल गई हैं, पर पुराने ज़माने में, मतलब आज से 5-10 साल पहले की बात करें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या जो तहसील जैसे कहा जाता है उन क्षेत्रों में शिक्षा की उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं थी और ना ही उतना मार्गदर्शन और गाइडेंस मिल पाता था बच्चों को कि वो डिसाइड कर सकें कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अब चूंकि उस समय जो बच्चे पढ़ रहे थे वही आज आके माता पिता बने हैं और अब उनकी संतानें जो हैं वो 10th पास हो रही हैं, 8वीं पास हो रही हैं और अब वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो चूंकि अब परिदृश्य बदल गए हैं, अब छोटे छोटे शहरों में भी उच्च शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं और अच्छे टीचर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा 10वीं क्लास में आता है तो वो जो पेरेंट्स हैं जिनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, उचित शिक्षा संसाधन नहीं मिल पाए, उन पेरेंट्स के मन में जो विचार थे या उनकी जो इच्छाएं थी
वो चाहते हैं कि वो उनका बच्चा भी पूरा करे। तो जब वो 10th पास होता है तब पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बच्चा है वो, भाई किसी पेरेंट्स की इच्छा थी कि मेरी, जैसे मम्मियों की इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनती, तो वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि बेटा बायो लेके डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनने में कैरियर बहुत अच्छा है। या फिर कोई इंजीनियरिंग के लिए प्रमोट करता है, या फिर कोई सीए और सीएस के लिए प्रमोट करता है। जबकि बच्चे का व्यक्तिगत रुझान हो सकता है कला के क्षेत्र में हो सकता है हॉस्पिटलिटी में हो सकता है वो एविएशन क्षेत्र में जाना चाहता हो, या हो सकता है वो राइटिंग में जाना चाहता हो, पोइट्री करना चाहता हो। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है वो नहीं जा पाता है, और फिर वो पेरेंट्स के जो निर्णय होते हैं उनको फॉलो करता है। अच्छा, कहीं कहीं विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि बच्चा पेरेंट्स की ना सुन के दोस्तों का ग्रुप जो है, जैसे अगर मान लो दोस्तों का ग्रुप कॉमर्स लेना चाहता है, तो बच्चा हालांकि पढ़ने में ठीक होगा पर वो कॉमर्स ले लेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं जो है हमारा जो पूर्व का शिक्षा सिस्टम था, उस शिक्षा सिस्टम की जो कमियां थी, उन कमियों के कारण ही हमारे बच्चों को सब्जेक्ट चयन करने में भी दिक्कत आती है, और पेरेंट्स के दबाव में आके वो फिर उस सब्जेक्ट का चयन तो कर लेते हैं, 4 साल पढ़ाई भी कर लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई भी कर लेते हैं, और फिर वो अपने पैशन को फॉलो करने आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि बच्चों को विवेक जागृत करें बच्चों में, और उनमें निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करें, ताकि वो खुद ये डिसाइड कर सकें कि 10वीं क्लास में आने के बाद उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है और किस एक्सट्रीम में अपने फ्यूचर को आगे ले जाना है। सर, जैसे देखते हैं कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में बच्चे पहले से सोच लेते हैं कि मुझे बायो लेना है या मैथ्स लेना है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तब उनके कम अंक बनते हैं, या फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न बनता है, तो फिर वो सोचते हैं कि क्या मेरे लिए बायो लेना सही है या मैथ्स मुझे लेना सही है, क्योंकि मेरा कम अंक आए हैं, तो क्या मुझे इस बड़ी फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस स्थिति में बच्चे क्या कर सकते हैं सर आपके हिसाब से? देखिए, जैसा कि हम कई बार सुनते हैं कि एक मार्कशीट जो है वो आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। कई बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ में आपने सुना होगा, कई जगह देखा भी होगा कि एक सिंपल पेपर जो है वो मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कम अंक आए हैं तो बच्चा मैथ्स नहीं ले सकता है, बायो नहीं ले सकता। एक्चुअली जो मैथ्स और बायो सब्जेक्ट होते हैं, हालांकि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वो कहीं ना कहीं आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। भाई मैथ्स भी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो रीजनिंग कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी जो है वो बढ़े। ठीक है, तो चाहे मैथ्स सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। अच्छा, इसमें आर्ट्स में क्या है, थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, पर मेंटल एबिलिटी तो बढ़ती है किसमें, बाकी सारे सब्जेक्ट में बढ़ती है। भाई मैथ्स लेना या बायो लेना या फिजिक्स पढ़ना या केमिस्ट्री पढ़ना कहीं ना कहीं हमारे बच्चे की मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है। और मेंटल एबिलिटी का होना और नंबर्स का होना, ये दो अलग अलग बातें हैं, और हम इन दोनों बातों को एक साथ मिला कर देखते हैं कि भाई इसके 60% आए हैं तो अपने को बच्चे को कॉमर्स दिलवाना है, और अगर 80% आए तो अपने को बच्चे को मैथ्स दिलवाना है। जबकि ये जो अंक आए हैं, ये अंक उन शब्दों के आधार पर या उन उत्तरों के आधार पर आए हैं जो उत्तर बच्चा कॉपी में लिख कर आता है। अब कई बच्चे उसको समझ के लिखते हैं और कई बच्चे उसको याद करके लिखते हैं। अब याद करके लिखेंगे तो जैसा उनने किताब में पढ़ा है और जैसा टीचर उन्हें पढ़ाया है वैसा का वैसा लिख देंगे। अब चूंकि एज इट इज़ लिख दिया गया है तो नंबरों का ज़्यादा आना तय है, और चूंकि कुछ बच्चे समझ के लिखते हैं तो नंबर तो अपेक्षाकृत रूप से कम आते हैं, और यही अपेक्षाकृत रूप से जो कम नंबर आए हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और टीचरों को इस चीज़ के लिए प्रमोहित करते हैं कि भाई बच्चा कॉमर्स ले ले। जबकि किसी भी सब्जेक्ट का लेना बच्चे की तर्क शक्ति पर निर्भर करता है। ये भी हो सकता है कि बच्चा 10th क्लास में 60% लेके आया है, 50% लेके आया है, पर जब वो हायर स्टडीज़ में गया है तो उसने अपना उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। तो सब्जेक्ट लेना बच्चे की तर्क शक्ति पर निर्भर करता है, मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करता है, इस बात पर कभी निर्भर नहीं करता कि वो 10th में कितने परसेंटेज से पास आउट हुआ है। शिक्षक का कार्य है कि बच्चा जो सब्जेक्ट लेना चाहे उस सब्जेक्ट में उसके साथ खड़ा रहे, पूरी मेहनत करे और बच्चे को आगे बढ़ाए। जी सर, जैसे बच्चे सोचते हैं कि यदि मुझे अपनी फील्ड में कुछ बड़ा करना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मुझे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो मुझे उसके लिए कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना पड़ेगा या मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सही है कि मुझे कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना तो किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना ज़रूरी रहेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आप जब भी एग्ज़ाम्स होती हैं और उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम कई बार पेपर में पढ़ते हैं कि भाई ऑटो रिक्शा चालक की बेटी ने पीएससी की एग्ज़ाम क्लियर कर ली,
या फिर कोई पिता और माता जो है वो प्रेस करते हैं और उनके बच्चे ने IAS की एग्ज़ाम क्रैक करी, या आप कई बार देखते हैं कि कोई मोची था और उसके बच्चे ने IIT क्रैक कर लिया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो ही आप अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और हीरे को भी क्या होता है ना कि हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है, वो सोने को भी कुंदन बनना ही पड़ता है, तभी उस सोने की वैल्यू होती है। तो अगर बच्चा अपने स्थान पर है और अगर वो पढ़ने में व्यवस्थित ध्यान लगाता है तो वो एक छोटे से स्थान पर रहकर भी और सेल्फ स्टडी करके भी अपने आप को बहुत आगे ले जा सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी का बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, मैं हर बार अपनी क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि एग्ज़ाम देने जाना आपको है, वहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर भी देना आपको है। तो इन चीज़ों को समझना, याद करना, ध्यान रखना वो भी आपको करना पड़ेगा। तो पढ़ना भी इसके लिए आप ही को पड़ेगा। और अगर ये सब आपको करना है तो आप जितना बेहतर करेंगे उतने अच्छे नंबर लाएंगे। शिक्षक इसमें केवल और केवल आपकी मदद कर सकता है कि इस उत्तर को इस तरह से लिखा जा सकता है या इस सवाल के बारे में इस तरीके से सोचा जा सकता है ताकि हम आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकें। क्लियर है? तो बच्चा अगर पढ़ाई पर फोकस करेगा तो चाहे वो किसी भी स्थान पर रहता हो, बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करे तो भी वो उम्दा प्रदर्शन कर सकता है। और इसके सैकड़ों उदाहरण हमारे आसपास के भविष्य में, हमारे आसपास के परिवेश में फैले हुए हैं। तो इसी के साथ हम आपको आगे के जो प्रश्न है आपको इंटरव्यू नंबर 2 में बताएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम इस वीडियो के लिए, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? क्या आप भी अपना करियर उन्हीं लोगों में से चुनते हैं जो अपना करियर अपने फ्रेंड्स को देखकर या अपने सोसाइटी को देखकर चुनते हैं? क्या आप भी अपने करियर ऑप्शन या सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट या मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर, यदि आपका उत्तर हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं हूँ हिमांशु पटेल, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के हमारा टॉपिक है कि हम अपना करियर ऑप्शन किस तरह से चुन सकते हैं और वो अपने लिए बेहतर होगा या नहीं। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपको काम की ज़रूरत है या काम को आपकी ज़रूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला है। यह आप पर निर्भर करता है कि काम को आपकी ज़रूरत है या आपको काम की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको ऐसी 4 स्टेप देने वाला हूं जिससे आप अपने करियर ऑप्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चूज़ कर सकते हैं और जिससे आप पर, आपकी लाइफ पर बहुत ही अहम प्रभाव पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हम हमारी फर्स्ट स्टेप पर। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है कि क्या हम जो भी अपना करियर चूज़ कर रहे हैं या कोई सा भी अपना सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट है या नहीं, और अगर इंटरेस्ट है तो क्या उससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना करियर ऑप्शन ले लेते हैं कि हाँ भाई मुझे ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, कुछ लोग ले लेते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना करियर ऑप्शन ऑफिस में ले लेते हैं, जैसे वही रूटीन घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसमें कोई अदर एक्टिविटी नहीं होती है, तो इससे हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो हमारे लिए यह इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि अक्सर हम दबाव में आकर कोई करियर ऑप्शन तो ले लेते हैं जिससे हमारा प्रभाव नहीं बढ़ता है। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला है कि हम करियर ऑप्शन दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर कोई सा करियर ऑप्शन चूज़ लेते हैं जिससे हमारा प्रभाव नहीं उड़ता है। तो इस बात का आपका ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें अपना करियर ऑप्शन किसी के भी दबाव में आकर नहीं लेना है और अपना एक सही निर्णय लेना है। तो बढ़ते हैं हम हमारी स्टेप नंबर 2 पर। तो स्टेप नंबर 2 है कि क्या अगर मुझे उस काम को करने के लिए कोई पैसा भी नहीं मिलेगा तो भी मैं उसी काम को करूँगा या नहीं करूँगा। यह बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग पैसे के पीछे भागते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट और सक्सेस की ओर पीछे भागना है तो पैसा ऑटोमेटिक अपने पास आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैसे के पीछे भागते हैं तो उन्हें ना सक्सेस मिलती है और ना ही पैसा मिलता है। लेकिन हाँ, अगर हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं तो हमारे पास पैसा ज़रूर आएगा। इस बात का हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि हम पैसे के पीछे और ना भागते हुए हम अपने सक्सेस की ओर भागें। तो बढ़ते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 3 पर। क्या जो भी आप अपना सब्जेक्ट या करियर चूज़ कर रहे हैं वह समाज के लिए या पीपल्स के लिए और अपने अदर पीपल्स या अपनी कंट्री के लिए वह
करियर ऑप्शन ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि यह करियर ऑप्शन बहुत ज़रूरी है ताकि जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, तभी हम अपना करियर ऑप्शन बेस्ट मान सकते हैं, नहीं तो नहीं। लोग क्या करते हैं कि जिस लोगों से कोई मतलब नहीं रहता फिर भी वो करियर ऑप्शन ले लेते हैं जिसमें उन्हें कोई खास आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि हम जैसा हम अपने अंदर इनपुट डालते हैं वैसा ही आउटपुट हमें मिलता है। यह बात बहुत ज़रूरी है कि जैसा हम आउटपुट डालते हैं, जैसा हम इनपुट डालते हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। तो बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट और फोर्थ। अगर इन तीनों स्टेप में यदि आपका उत्तर हाँ है कि मुझे इस काम में करने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी मैं काम करूँगा और जो भी मैंने करियर ऑप्शन चुना है वह समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, और थर्ड प्रश्न कि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट भी है और मेरा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, तो जो लास्ट स्टेप है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेप पर जो कि पैसा, कि क्या मुझे इस काम को करने के लिए पैसा मिलेगा। तो यकीन मानिए कि अगर आपके इन तीनों प्रश्नों में हाँ है तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप गिन भी नहीं सकते। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अपना करियर ऑप्शन को लेकर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये 4 स्टेप कैसे लगे यह मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु पटेल, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप 12th के बाद कौन कौन से ऑप्शंस ले सकते हैं मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट नंबर है MBBS। MBBS में जो सिलेक्शन होता है वह नीट के बेसिस पर होता है। नीट जो कि एक NTA द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, उसके थ्रू आप एक नीट में एडमिशन ले सकते हैं जिससे कि आप एक MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट कॉलेज है एम्स दिल्ली, जो कि दिल्ली में ही प्रेजेंट है। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शंस की ओर, जो कि है BDS यानी कि डेंटल लाइन में भी आप जा सकते हैं, डेंटल सर्जन, जो कि यह नीट के थ्रू ही इसमें एडमिशन होता है। इसकी सबसे बेस्ट कॉलेज है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूशन, यह दिल्ली में ही प्रेजेंट है। डेंटल सर्जन भी यह आपके लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट का ऑप्शन हो सकता है, डेंटल बनना भी। तो बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड ऑप्शन की ओर। थर्ड ऑप्शन है BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। इंडिया में इसके बहुत कम ही डॉक्टर पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में इसका स्कोप भी कम है। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं तो यह इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें होम्योपैथिक भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। होम्योपैथिक लंबे समय तक पेशेंट को ठीक नहीं करती है, लेकिन उसे जड़ से ख़त्म कर देती है। तो आने वाले समय में इंडिया में भी इनका स्कोप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यह भी एक ऑप्शन है कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसका सिलेक्शन भी नीट के थ्रू ही होता है, और इसके कोई सी कॉलेजेस अपनी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हैं जिसको बोलते हैं CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसकी सबसे बेस्ट कॉलेज है लोकमान्या होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ। तो बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ ऑप्शन की ओर। फोर्थ ऑप्शन है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन। आयुर्वेदा भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि लोग इसमें भी बहुत अच्छे पैसा और इसमें भी अच्छा एक स्कोप है। तो इसमें भी आपको नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो उसके थ्रू ही आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, या कोई सी कॉलेज इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है जो अपनी कॉलेजेस में एडमिशन दे देते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस है IMS वाराणसी। यह टॉप कॉलेजेस में से एक आती है IMS वाराणसी। तो बढ़ते हैं हम हमारे फिफ्थ पर। फिफ्थ है वह है BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई सी कॉलेज अपनी कॉलेज की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए,
या कोई सी कॉलेजेस अपने 12th के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन दे देती है। 12th के बेसिस पर यानी कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पर यदि आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको कॉलेजेस एडमिशन दे देती है। यहाँ पर है इसकी सबसे बेस्ट कॉलेजेस प्रेजेंट है अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी हैदराबाद। यह हैदराबाद में स्थित है। यह फिजियोथेरेपी के लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। तो बढ़ते हैं हम हमारे 6 नंबर पर BVCS। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। वेटनरी भी एक बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में। आप हो सकता है कि आपके एरिया में इसका स्कोप नहीं हो, लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज़ में इनका स्कोप बहुत अच्छा रहता है और फॉरेन में भी इनका स्कोप बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके लिए भी आप नीट के थ्रू भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या कोई सी कॉलेज इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इसकी बेस्ट कॉलेजेस इंडिया वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि यूपी में प्रेजेंट है। यह हो सकता है कि यह भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम हमारे 7th ऑप्शन की ओर जो कि है बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप अपनी एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं इस डिग्री या इस कोर्स को करने के बाद। यह भी अपने इंडिया में भी इसका अच्छा स्कोप है क्योंकि इसमें आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं और आप इसके बाद एक किसी भी मेडिकल ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको या तो CET की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगी, या तो आप 12th के बेसिस पर भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च मोहाली। यह सबसे टॉप कॉलेजेस में से एक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर जो कि है BSc बायोटेक्नोलॉजी। आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप BSc बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप एक किसी भी रिसर्च फील्ड में या टीचर के एज असिस्टेंट या टीचर आप असाइन हो सकते हैं। तो आपके लिए यह भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप टीचिंग लाइन या कंसल्टेंट के इसमें आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन कोई सी कॉलेज 12th के बेसिस पर भी करवा लेती है और कोई सी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है। इसकी सबसे बेस्ट कॉलेज है क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। यह टॉप कॉलेजेस में से एक है। अब हम बढ़ते हैं 9th की ओर जो कि है BSc जूलॉजी या बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी यदि आप ऑर्गेनिज्म में या प्लांट से रिलेटेड पढ़ने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इस फील्ड में आप किसी भी प्रोफेसर असाइन हो सकते हैं या टीचर के असाइन हो सकते हैं या साइंटिस्ट के एज ए रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी आप एडमिशन या तो CET के एडमिशन या एंट्रेंस एग्जाम पे ले सकते हैं या 12th के बेसिस पर ले सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट कॉलेज है मिरंदा कॉलेज दिल्ली। यह टॉप कॉलेजेस में से एक है। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट और एक कोर्स की ओर BSc फॉरेंसिक साइंस। यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फॉरेंसिक साइंस का मतलब दया कुछ तो गड़बड़े उस प्रकार का कि इसके DNA के फिंगरप्रिंट निकालो या किसी भी मर्डर हो जाए तो उसके बारे में पूरी जानकारी निकालना, उसी डॉक्टर को बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। यह इसी फील्ड का पार्ट है। तो यहाँ पर कोई सी कॉलेज CET पर बेस देती है या 12th के बेसिस पर देती है। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट कॉलेज है BHU वाराणसी। तो यहाँ पर मैंने आज आपको 10 कोर्सेज से बताए हैं। यदि आप इसी वीडियो को आगे चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु पटेल, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कि जो है कि हम अपनी बेस्ट कॉलेज कैसे चूज़ करते हैं। बच्चे एक अच्छा सब्जेक्ट और एक अच्छा करियर तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट और उस करियर के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सी रहती है वह बड़ी टेंशन में रहते हैं कि उस सब्जेक्ट या उस करियर के लिए कौन सी बेस्ट कॉलेजेस है। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में यही आपकी परेशानी को दूर करने वाला हूं कि आप कैसे अपनी एक बेस्ट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 1 की ओर। स्टेप नंबर 1 है कि हमें सबसे पहले अपन जिस भी लोकेशन पर रहने वाले हैं, जिस भी सिटी में रहने वाले हैं, उस
लोकेशन या उस सिटी के बारे में, वहाँ पर जो जो भी कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लें कि वहाँ पर किस प्रकार के कॉलेजेस है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। फिर हमें नेट पर अपनी जो कोर्स है या सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी उस लोकेशन पर कॉलेजेस अवेलेबल है उन्हें अपने एक पेज पर लिख लेना है, ताकि हमें पता रहे कि आप यहाँ पर किस प्रकार के कॉलेजेस है और कौन कौन सी कॉलेजेस में अपना कोर्स अवेलेबल है। फिर उन्हीं कॉलेजों में आपको 1 बाय 1 करके कॉल करना है और ये आपको यह पूछना है कि यहाँ पर मेरा कोर्स अवेलेबल है या नहीं। अगर वो बोलते हैं कि हमारी कॉलेज में आपका कोर्स अवेलेबल है तो आपको उस एक अलग से पेज पर लिख लेना है, ताकि भूल ना जाए कि कौन कौन सी कॉलेजेस में मेरा कोर्स अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 रहेगी कि आपको 1 बाय 1 करके जिस भी आपको कॉलेजेस को विजिट करना है, पर्सनली जाकर विजिट करना है। विजिट करने से मतलब है वहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वह आपको पता करना है कि मेरे सब्जेक्ट या करियर से रिलेटेड वहाँ पर क्या सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं। विज़िट करने के बाद आपको एक डीपली एनालाइज करना है सारी कॉलेजेस का कि जो भी कॉलेज आपने विज़िट की है वहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। यह स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप विज़िट तो कम से कम 10 से 15 कॉलेजेस करेंगे, लेकिन उसमें से आपको सिलेक्ट 1 करना है। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक कॉलेज का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट साथ में लेके चले। तो फिर यह स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको इसके बाद आपको एक अलग से लिस्ट बनानी है कि आपको सब्जेक्ट को लेकर या अपने करियर को लेकर कौन कौन से फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। आपको यह एक पेज पर लिख लेना है, जैसे कि मुझे क्लासरूम अच्छी चाहिए, मुझे लैब अच्छा चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड अच्छा चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ को एक पेज पर लिख लीजिएगा। यह स्टेप करने के बाद आपको उस फैसिलिटीज़ को नंबर देना है कि मेरे करियर के लिए ये जो मैंने फैसिलिटीज़ लिखी है यह कितनी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। जैसे कि आपने अगर फैसिलिटीज़ में लिखा है कि फैकल्टी मुझे अच्छी चाहिए, तो फैकल्टी अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है हर एक कॉलेज की, तो आपको उसमें से 100 में से 100 देना चाहिए। स्पोर्ट्स में यदि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें 100 में से 60 भी दे सकते हैं। ऐसे करके आपको 1 बाय 1 सारी फैसिलिटीज़ को नंबरिंग कर देना है। फिर आपको क्या करना है आगे कि आपने जिस भी कॉलेज में विजिट किया है ABCDEF, तो उसी कॉलेज में यह सारी फैसिलिटीज़ को पुट करना है। जैसे कि फैकल्टी यहाँ पर कौन सी कॉलेज में सबसे बेस्ट है, तो ई वाली कॉलेज जो है वहाँ पर फैकल्टी अच्छी है, तो फैकल्टी के सामने ई लिख देना है ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पर फैकल्टी अच्छी है। फिर सारी फैसिलिटीज़ को ऐसे करके सारी कॉलेजेस के नाम लिख लेना है कि यह वाली फैसिलिटी मुझे कौन सी कॉलेज में सबसे अच्छी तरीके से प्राप्त हो रही है। तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, यह प्रोसेस करने के बाद आपको सारी कॉलेजेस के नंबर को ऐड कर लेना है। आपने जो नंबर दिए थे फैकल्टी को 100 में से 100, स्पोर्ट्स को 100 में से 60, जो भी लाइब्रेरी 100 में से 90, तो इन्हीं कॉलेज को आपको जो भी नंबर दिए थे उन्हें ऐड कर लेना है। यानी कि ई वाले को आपने 100 में से 100 दिए थे, हो सकता है वहाँ पर स्पोर्ट्स की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं हो, तो आपको उसको स्पोर्ट्स में 0 देना है। सभी कॉलेजेस का नंबरिंग करने के बाद आपकी जो भी रैंक निकलेगी वह आपको एक अलग से पेज पर लिख लेना है कि फर्स्ट नंबर पे मेरी डी वाली कॉलेज आती है, सेकंड नंबर पे सी वाली, फिर ए वाली। इस प्रकार से आपको सारी 1 बाय 1 रैंकिंग कर लेना है। फिर आपको जो भी कॉलेजेस 1, 2, 3 नंबर पे दिखेगी उसका प्लस पॉइंट भी लिखना है एक पेज पर और एक माइनस पॉइंट भी लिखना है। प्लस पॉइंट जो भी है कि यहाँ पर फैकल्टी अच्छी है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। माइनस में आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है। तो आप फिर डीपली एनालाइज कीजिएगा माइनस पॉइंट पर। यह बहुत ज़रूरी है कि माइनस पॉइंट पर पहले से ही डीपली एनालाइज कर लिया जाए। माइनस पॉइंट में क्या यह सारे वही पॉइंट्स आ रहे हैं कि मेरे इससे करियर का ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। तो फिर आपको इन्हीं सभी प्रोसेस को दोहराने के बाद आप फर्स्ट वाली कॉलेज को फिर से एक बार विजिट कीजिएगा और वहाँ पर फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि यह मेरे लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं या नहीं, ताकि आपके पास कभी कोई बोलता है कि यह कॉलेज भी आपके साथ ऑप्शन था तो आप उसे बोल सके कि यह कॉलेज में यह प्लस पॉइंट था और यह माइनस पॉइंट था, इस कारण से मैं इस कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। तो यदि यह सारी स्टेप्स आप करते हैं तो आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन और साथ ही साथ और एक अच्छा सब्जेक्ट कॉलेज भी आप चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप यह भी कन्फ्यूज़न में हैं कि मुझे कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है, तो
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे चुका हूँ, वह वीडियो भी आप देख लीजिए। उसमें आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी करियर को लेकर और एक कॉलेजेस को लेकर भी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप मेडिकल लाइन में 12th के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं, उसमें मैं आपको 16 ऐसे फील्ड एज बताऊँगा जिसमें आप जा सकते हैं। तो यदि आप ऐसे अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमांशु पटेल and I am welcome you all to in this my channel on Biology Earth. In this video we are going to cover the topic and how to visit an college, the things which are necessary that we have to ask in the college for before taking an admission. If you like my video, please like my video, and if you want the more video, please subscribe my channel. So let's start an video. So first thing is that we have to ask the full form of the college or the name of the college. It is a very necessary things that you have to ask in an college, because when you taking an admission and you tell to someone that I have taken this admission in this college, then he has to ask what is the full form of your college. So it is very necessary that you have to know the full form of your college. Okay, so let's move to our on second point. Second point is that is an university. University play an important role for your degree, because if you do your graduation or degree courses from repetitive university, so it's help you a lot in an future. So it is very necessary that you have to do your graduations or degree courses from an repetitive college. So let's move to our third point. Third point is that from the class strength. Class strength, it is does not matter for your courses, but you need to visit an classroom in every college. You have to ask from the college that how many students are sitting in my classrooms or in a classroom, or what is the strength of your classrooms. So let's move to our fourth point. Fourth point is smart board is available or not. As we all know that in every students learn fast from a technical videos or from the videos. It is very important for you that in your college there will be a smart board to understand more faster. So let's move to our on fifth point. Fifth point is that college timing. College timing does not matter for your degrees or your college or in future, but your suitability you have to. Let's move to our on sixth point. Sixth point is library. Library is very important for you, because when you visit in college, when you don't buy all the books from the market and you do not read more than 2 to 3 books, or you also can't buy more than 2 books. For this you have to borrow the books from the library for your gain more knowledge. It's more college there will be a library and all the books are available in your college. So let's move to our on next point. Next point is that the computer lab. Computer lab is not important for in all the fields, but in some fields there are very important for an library, because when you have work of your network or an website you have to visit, then you have to go in your computer lab and then you do your work properly. So let's move to our eighth point. Eighth point is sports activity. Sports activity is playing important role to make your body fit, because we all know that we can't do study more than 6 to 7 hours. It's also important that we can also play games like cricket, chess, badminton and many others games. So you have to ask them that which games are available in your college. So let's move to our next point. Next point is functions or celebration. It is also play an important role for you, because them how many celebrations are done in your college, annual functions or Janmashtami or other than this, or related to your subject there will be a celebrations happening or not. Because when you do your celebrations or know that what is the types of the celebrations are done in our Indian culture. So let's move to our 10th topic. 10th point is laboratory. It's play an important role for science students, because he have to do all the experiments in laboratory. So it is very necessary that you have in your college there will be high-tech lab. So let's move to our next point. Next point is when you visit in college, when you have to try that you have to visit
or you have to meet with the faculty or try to meet with the HOD's department. It is very important for you that when you meet our students, then you will be able to understand the thinking of your college. So we will move to our next point. Next point is hidden charges. Other than fee, there will be an hidden charges or not. In some college, the hidden charges are tell us after taking an admission. So it is most important things that before taking an admission, you have to ask about the fee structures and the hidden charges. So let's move to our on next point. Next point is that hostel facilities available or not. If they say the hostel facility is also available, then you also have to visit an hostel. So let's move to our next point. Next point is NAAC ranking. NAAC ranking is playing important role for your future because NAAC ranking is given by the government or college association. It shows the college history, results and facilities provided by the colleges. It show you in grade form or in percentage form also. So you also have to ask what is the NAAC ranking of your college. So let's move to our next point for your bright future. So next point is exam pattern, because if you don't know what is the exam pattern of your degree courses, so you can't get more marks in your degree courses. So you also have to ask what is the exam structure for this. So we will next move to our next topic. Next topic is placement. You have to ask, is there placement facilities is available or not. We also judge from this, if they say we have tie up with our great companies, then we have see that it is the best college for ours. So you have to ask is there any placement or placement cells like facilities are available or not. So let's move to our next topic. So next topic is uniform. You have to ask them uniform is compulsory or not for every student. It's not related to our courses or our future, but you have to ask for your. Next is bus facilities. Bus what facilities is available in this college or not, and if this available, then you have to make a list from which square or to which square it's run and what is the charges of this. Okay, you have to ask this question in every college. Almost in every college there will be bus facilities available, but in some college bus facility will not be provided. So let's move to our next topic. Next topic is ragging. Ragging in this college, ragging is allowed or not. In most of the college nowadays ragging is not allowed, but in some of the college now also ragging is allowed. So you have to ask for your protection. So let's move to our next topic. Next topic is very most important thing, that notes are provided from the colleges or we have to make. You have to ask very seriously that notes are given from the faculties or we have to make the notes. So in all these points you have to ask in your college. Or if you like my video, please like my video, and we will meet you in next video soon. Okay, tata, bye, goodbye, thank you.